हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है, इसको जानने और समझने के पहले इसकी अवधारणाओं को और इसमें किस प्रकार बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है, इसके पूर्व हमें संख्या रेखा को एक बार देख लेना आवश्यक है। संख्या रेखा में जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक क्षैतिज रेखा होती थी। उस क्षैतिज रेखा पर हम क्या करते थे कि मध्य स्थिति को 0 लेते थे। ये हमने क्षैतिज रेखा ली। ये क्षैतिज रेखा की मध्य स्थिति जो रहती थी वो हमारी 0 होती थी और 0 मध्य स्थिति के दोनों ओर हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को रखते थे, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को रखते थे। तो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक किस प्रकार से रहते थे? 0 के दाईं ओर जो संख्याएं होती थी वो धनात्मक होती थी, 1 2 3 4 इस प्रकार से। चूंकि रेखा है तो ये संख्याएं कहां तक रहेगी? अनंत तक रहेगी। और इसी प्रकार इस शून्य के बाईं ओर जो संख्याएं होती थी वो ऋणात्मक होती थी। तो बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक हम लेंगे, -1 -2 -3 -4। इस तरह से यहां भी रेखा है चूंकि, तो इसका विस्तार अनंत तक है, इसलिए यहां पर जो पूर्णांक है वो अनंत तक रहेंगे। तो इस प्रकार की रेखा जो होती थी वो हमारी संख्या रेखा होती थी। इस संख्या रेखा की माध्य स्थिति 0 होती थी और 0 के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं होगी और 0 के बाईं ओर सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अब इस प्रकार पूर्णांकों का निर्धारण करने के बाद यहां पर हम अगर देखें तो इसी प्रकार की रेखा को एक यदि इस क्षैतिज रेखा के बीच में इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी जाए तो उससे जो एक तल होता है वो 4 भागों में विभक्त हो जाता है। तो उस 4 भागों में विभक्त तल को हम कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। एक महान गणितज्ञ हुए रेने दकार्ते। उन रेने दकार्ते नामक गणितज्ञ ने किसी तल को किस प्रकार से किसी तल में किस प्रकार से किसी बिंदु का निर्धारण किया जाता है, इसके लिए इस पद्धति की खोज की थी। इसके लिए यह पद्धति उन्होंने दी थी और इस पद्धति में हम एक तल को 4 भागों में विभक्त करते हैं और उसकी सहायता से हम ये निर्धारित करते हैं कि किसी तल में कोई बिंदु किस स्थिति में स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 2 भुजाएं होती है, 2 रेखाएं होती है। पहली रेखा होगी इस प्रकार की, वो रहेगी क्षैतिज रेखा। पहली इस प्रकार की रेखा ले ली हमने, ये क्षैतिज रेखा है। और दूसरी रेखा जो है वो दूसरी रेखा इस प्रकार से रहेगी, लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा ये रहेगी। इस प्रकार से ये जो 2 रेखाएं होती है, इन 2 रेखाओं को हम 2 अक्षों के रूप में जानते हैं। हम इनको 2 अक्षों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारी जो क्षैतिज रेखा है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष। यह हमारा कहलाएगा एक्स अक्ष। ये रेखा जो है इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि इसकी बात करें तो ये वाला अक्ष हमारा रहेगा वाई अक्ष और इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। अब यदि इस निर्देशांक पद्धति के अंदर इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करें तो हमारा जो तल है, हमारा जो एक पृष्ठ है, हमारा जो बोर्ड है या हमारा जो पेपर है, हमारा जो कागज है, वो हमारा तल 4 भागों में विभक्त हो चुका है। 1 2 3 4। जब 4 भागों में इस तल को हमने विभक्त कर दिया तो 4 भागों में इस तल को विभक्त करने के बाद हम इस निर्देशांक पद्धति में के अनुसार सबसे पहले इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को देखते हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को देखेंगे। तो इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। ये वाला जो बिंदु है इसे कहा जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु अर्थात जो ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन के या मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। 0,0 क्यों होंगे? 0,0 इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर एक्स अक्ष जो है उसकी भी वैल्यू 0 है और वाई अक्ष जो है उसकी भी वैल्यू 0 है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान यहां पर 0 है, इसलिए इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। यहां पर इसके निर्देशांक हो गए 0,0। लेकिन इसके बाद इसमें संख्याओं का निर्धारण या संख्याओं का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा?
तो संख्याओं का निरूपण करते के लिए हमें फिर वही संख्या रेखा के ऊपर जाना है। संख्या रेखा के अनुसार हम देखें तो ये वाला बिंदु हमारा रहता है 0, दाईं ओर हम चलेंगे तो हमारी धनात्मक अंक आएंगे 1, 2, 3, 4 और डैश डैश डैश। क्यों? चूंकि रेखा है, रेखा है, इसका विस्तार अनंत तक है, इसलिए संख्याएं भी हमारी अनंत तक होगी। इस प्रकार इस तरफ आए तो एक्स डैश, यहां पर ये जो बिंदु रेखा का ये वाला भाग है, इसको हम एक्स डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर जो अंक आएंगे, यहां पर जो पूर्णांक आएंगे वो माइनस में होंगे, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से ये भी विस्तार इसका अनंत तक होगा। क्योंकि चूंकि रेखा है, रेखा का विस्तार अनंत तक होता है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसलिए अनंत तक हमारी पूर्णांक चलते रहेंगे। इसी प्रकार हम y अक्ष पर बात कर लें तो y अक्ष पर ऊपर की ओर अंक जो रहेंगे वो धनात्मक रहेंगे, 1, 2, 3, 4। जब हम नीचे की ओर आते हैं y अक्ष पे, तो y अक्ष पे नीचे की साइड जो भाग है, उस y अक्ष को, नीचे वाले भाग को हम y डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। और यहां पर जो अंक रहेंगे, यहां पर जो संख्याएं होगी वो ऋणात्मक होगी, -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को यहां पर जमा देते हैं, इस प्रकार से इसका निरूपण कर देते हैं। अब जब इस संख्या रेखा, जब इस अक्ष पर, जब इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हमने दोनों अक्षों पर, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर संख्याओं का निरूपण कर दिया, अब संख्याओं का निरूपण करने के बाद हमने ये देखा है कि हमारा तल 4 भागों में विभक्त हो चुका है। जब हमारा पूरा तल 4 भागों में विभक्त हो चुका है तो इसके प्रत्येक भाग को चौथाई हिस्सा, अर्थात हम बोलते हैं चतुर्थांश, इसके प्रत्येक भाग को, चाहे ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, कोई भी भाग हो, उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। जब चतुर्थांश है, जब एक तल 4 भागों में विभक्त हो चुका है तो उसके तलों को भी हम अलग अलग नाम देंगे। तो चूंकि पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, तो इस तरह से हम 4 तल, तो 4 चतुर्थांश इसमें होते हैं। 4 चतुर्थांशों को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे? तो एक चीज आप ध्यान रखिए, एक सामान्य शब्द हम प्रयोग करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। जब हम इस तरफ चलते हैं तो घड़ी के कांटे चूंकि इस प्रकार से चलते हैं तो उसको कहा जाता है घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज, इस तरह से। लेकिन जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, उसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसमें जो चतुर्थांशों का निर्धारण होता है वो घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा ये रहेगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला हमारा चतुर्थांश रहेगा द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला चतुर्थांश हमारा रहेगा तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला हमारा चतुर्थांश रहेगा चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से ये हमारा तल जो है वो 4 भागों में विभक्त हुआ। चारों भागों के प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। चतुर्थांश का भी हम क्रम निर्धारित करते हैं, तो क्रम निर्धारित किस प्रकार से करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। यह हमारा प्रथम चतुर्थांश रहेगा, यह हमारा द्वितीय चतुर्थांश रहेगा, यह हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और यह हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थांशों का निर्धारण करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन चतुर्थांशों में चिन्हों का निर्धारण करते हैं। अब चिन्हों का निर्धारण किस प्रकार से होगा? हमेशा जब हम संख्याओं को या किसी बिंदु को दर्शाते हैं इस निर्देशांक पद्धति में, तो बिंदु को दर्शाते हैं, तो बिंदु को दर्शाने के लिए आप ध्यान रखिए कि हम इस प्रकार से लेते हैं। ये पहला अंक होता है एक्स अक्ष का और दूसरा रहता है वाई अक्ष का। पहला बिंदु जो रहेगा वो किसका रहेगा? एक्स का निर्देशांक रहेगा, और दूसरा काय का रहेगा? वाई का। तो चिन्हों का निर्धारण करते समय भी हम देखेंगे कि जो भी चतुर्थांश हम ले रहे हैं वहां पर एक्स का अक्ष का चिन्ह कौन सा है और वाई अक्ष की संख्याओं का चिन्ह कौन सा है। सबसे पहले देखिए, प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो है वो कैसा है? धनात्मक है। तो एक्स अक्ष हमारा धनात्मक हो गया। और प्रथम चतुर्थांश में अगर वाई अक्ष को देखें
तो y अक्ष भी कैसा है, धनात्मक। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह को निर्धारण हम करेंगे प्लस प्लस। इस प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में आ जाते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए जरा फिर से, पहला बिंदु x अक्ष, दूसरा y अक्ष। तो पहले x अक्ष वाला चिन्ह लेंगे। तो x अक्ष पे हमारे जो चिन्ह है, हमारा x अक्ष ये जो है क्षैतिज वाला, उस क्षैतिज x अक्ष पर, क्षैतिज रेखा पर इस तरफ जो संख्याएं हैं वो कैसी है, ऋणात्मक। तो x वाला हम बिंदु लेंगे तो x वाला एक बिंदु का चिन्ह होगा ऋणात्मक, और यहां पर देखिए y वाले अक्ष के जो चिन्ह है वो कैसे हैं, धनात्मक। तो इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश में जो चिन्हों का निर्धारण होगा वो होगा माइनस प्लस। किस प्रकार से होगा, फिर से ध्यान से देखें। हमेशा चिन्हों का या बिंदुओं का निर्धारण करते समय पहला बिंदु x अक्ष का होगा और दूसरा y अक्ष का होगा। पहला अंक x अक्ष का, दूसरा y का। तो हम चिन्हों का भी निर्धारण करेंगे। तो यहां पर द्वितीय चतुर्थांश में हम देखेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष पर जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक है, तो पहले ऋण चिन्ह आएगा, और फिर y अक्ष पर देखेंगे तो y अक्ष पर संख्याएं धनात्मक है, तो फिर धन चिन्ह आएगा। उसके बाद हम अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें, फिर हम वही देखेंगे, पहली संख्या x अक्ष, दूसरी y अक्ष। ऐसे ही चिन्ह का भी निर्धारण करेंगे। तो पहला x का और फिर y का। तो हम तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं। x अक्ष हमारा यहां पर ऋणात्मक है, तो पहला चिन्ह ऋणात्मक, और y अक्ष को यदि हम देखें तो तृतीय चतुर्थांश में y अक्ष की संख्याएं भी ऋणात्मक है, इसलिए हमारा दूसरा चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। इसके बाद हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश को यदि हम ध्यान से देखें तो चतुर्थ चतुर्थांश में पहला बिंदु x का, x के चिन्ह हम देखते हैं। तो x अक्ष पर संख्याओं के चिन्ह धनात्मक है, तो यहां पर पहला बिंदु जो रहेगा वो हमारा धनात्मक रहेगा। पहला चिन्ह हमारा क्या होगा, धन होगा, क्योंकि x अक्ष पे सभी संख्याएं धनात्मक है। और दूसरा चिन्ह हम देखेंगे तो चतुर्थ चतुर्थांश में सभी संख्याएं यहां पर y अक्ष वाली ऋणात्मक है, तो दूसरा चिन्ह हमारा माइनस का होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक तल जो है वो चार भागों में विभक्त हो जाता है। दो रेखाएं होती है, दो अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। x अक्ष जो होता है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। y अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, वर्टिकल लाइन। अब इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे कहा जाता है मूल बिंदु या ओरिजिन। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, क्योंकि दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी, और इसलिए इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब तल हमारा चार भागों में विभक्त हो चुका है। चार भागों में विभक्त होने के बाद उसके चतुर्थांशों का निर्धारण कर देते हैं। तो चतुर्थांशों का क्रम हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात अगर ये प्रथम चतुर्थांश है तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांशों के नामों का निर्धारण करने के बाद चिन्हों का निर्धारण करना आवश्यक है। तो चिन्हों का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, पहले x अक्ष का बिंदु लेंगे और फिर y अक्ष का। पहले x का चिन्ह और फिर y का चिन्ह। तो x के चिन्ह हम देखें, यहां पर x अक्ष की संख्याएं धनात्मक है तो धन, फिर यहां पर y अक्ष की संख्याएं धनात्मक है तो धन चिन्ह। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं धनात्मक होगी, प्लस प्लस होगी। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश की बात कर लें तो द्वितीय चतुर्थांश में हमारा x अक्ष जो है उसकी संख्याएं ऋणात्मक है, तो पहला चिन्ह माइनस आएगा, और y अक्ष की संख्याएं धनात्मक है तो दूसरा चिन्ह धन आएगा। इसके बाद हम तृतीय चतुर्थांश की बात कर लें। तृतीय चतुर्थांश में x अक्ष हमारा ऋणात्मक है, x अक्ष की संख्याएं ऋणात्मक है, तो यहां पर पहला चिन्ह ऋण का। फिर y अक्ष को हम देखें तो y अक्ष की संख्याएं भी यहां पर ऋणात्मक है, तो यहां पर चिन्ह माइनस आएगा। इसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश की बात कर लें तो चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यहां पर x अक्ष की संख्याएं धनात्मक है, पहला चिन्ह प्लस का, और y अक्ष की संख्याएं ऋणात्मक है तो दूसरा चिन्ह माइनस का। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर चिन्हों का और चतुर्थांशों का निर्धारण करते हैं। चिन्हों और चतुर्थांशों के निर्धारण करने के बाद मूल बिंदु को देख लेने के बाद हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस पर जब हम किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं तो निर्धारण करते समय पहला जो अंक होगा वो x अक्ष का होगा और दूसरा अंक जो होगा वो y अक्ष का। पहला x बिंदु कहलाएगा और दूसरा y।
अब एक्स और वाई जो होता है इसको भी हम दो अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं। जो एक्स वाला बिंदु रहेगा हम उसको कहते हैं भुज, जो एक्स वाला बिंदु रहेगा उसे हम कहेंगे भुज, और जो वाई वाला बिंदु रहेगा उसे हम कहेंगे कोटि। इस प्रकार से भुज और कोटि के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक संख्या लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है जिसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मान लीजिए वो संख्या है 2 और 3, मान लीजिए वो संख्या है 2 और 3। उसके बाद एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या लेना है हमको -4, 3। इस प्रकार से हमने दो एग्जांपल्स ले लिए। इन संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर ये निर्देशांक पद्धति में प्रदर्शित करना है। निर्देशांक पद्धति में हमें यदि इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो सिंपली एक चीज आप समझ लीजिए कि पहला बिंदु एक्स वाला रहेगा, दूसरा वाई का रहेगा। पहला वाला एक्स अक्ष पर देखेंगे और दूसरे वाले बिंदु को हम कहां पर देखेंगे, वाई अक्ष पर। जब इस प्रकार से हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत आसानी से जमाने में आसानी हो जाती है। सबसे पहले हम 2 और 3 को देखेंगे तो पहले चिन्हों को देख लेते हैं। दोनों अंक जो हैं 2 और 3 वो धनात्मक है। धनात्मक अगर दोनों हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि ये बिंदु जो है वो कहां स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों चिन्ह धनात्मक है, यहां पर भी दोनों चिन्ह धनात्मक है, अर्थात एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये 2, 3 जो बिंदु है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब इसको कैसे जमाएंगे, 2, तो 2 को हम देखेंगे एक्स अक्ष पर। 2 को कहां देखेंगे हम, एक्स अक्ष पर। तो ये एक्स अक्ष पर हम देखते हैं 2, और वाई अक्ष पर हमें कितना देखना है, 3। तो वाई अक्ष पर हम देखते हैं 3। तो यहां से हम वाई अक्ष पर 3 की सीध में आएंगे और एक्स अक्ष पर हम जो है वो 2 की सीध में चलेंगे। तो इस तरह से ये जो बिंदु रहेगा, ये वाला बिंदु हमारा रहेगा 2, 3। ये वाला बिंदु हमारा रहेगा 2, 3। इसी प्रकार से हमने सेकेंड एग्जांपल लिया। सेकेंड एग्जांपल आप देख लीजिए। सेकेंड एग्जांपल है हमारा -4, 3। अब -4, 3 जो है इसमें आप देखिए पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है। अगर पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, देख लेना जरूरी है कि किस चतुर्थांश में यह स्थित होगा। तो हम देखें पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या प्लस, पहली माइनस दूसरी प्लस, काय में है, द्वितीय चतुर्थांश में। अब द्वितीय चतुर्थांश में है तो हम उसे देख करके जमाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला बिंदु जो है -4 है, पहला बिंदु काय में आएगा, एक्स में। तो एक्स अक्ष पर हम -4 को देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम देखते हैं, ये एक्स अक्ष है हमारा, एक्स अक्ष पर कितना देखेंगे, -4। और वाई अक्ष पर हम कितना देखेंगे, 3। ये वाई अक्ष है हमारा, इस पर ये +3। तो इसको इस प्रकार से हम आपस में मिला देंगे। यहां पर हम वाई अक्ष पर 3 की सीध में चलेंगे और यहां पर एक्स अक्ष पर हम -4 की सीध में चलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु रहेगा, ये बिंदु हमारा रहेगा -4, 3। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर बिंदुओं को निर्धारित कर सकते हैं। बिंदुओं का निर्धारण करने के बाद बिल्कुल ये चीज हमें ध्यान होना चाहिए कि जो एक्स वाला बिंदु है वो एक्स वाला बिंदु हमारा कहलाएगा भुज, और जो वाई वाला बिंदु है वो वाई वाला बिंदु हमारा कहलाएगा कोटि। इस प्रकार से हम निर्देशांक पद्धति में किसी तल को 4 चतुर्थांशों में विभक्त कर देते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर चिन्हों का निर्धारण होता है और इसी प्रकार हम इस पर बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो किसी तल में कोई बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और इसका आविष्कार जो है एक महान गणितज्ञ रेने दकार्ते ने किया था। उसी के आधार पर उन्हीं के सम्मान में इसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहा जाता है। आप यदि इसके नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।